बात पहले योगी की महाबली की, जिसे आप बुलडोजर के तौर पर एक्शन में देखते हैं। इसे महाबली क्यों कहा जा रहा है, ये मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा तो उसके पीछे का अर्थ समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर जानिए कि महाबली अपने अगले मिशन पर निकल चुका है और मिशन काशी से बरेली तक एक्टिव है। मैं दो तस्वीर दिखाता हूं आपको। एक काशी को की दाल मंडी इलाका, जहां एक मकान को हथौड़े से तोड़ा गया, तो वहीं यहां एक बार फिर कल बुलडोजर एक्शन होना संभव है। उधर बरेली में करीब 200 मकानों पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, क्योंकि इनको नगर निगम ने अवैध बता दिया। लाल निशान लग चुके हैं, नया टारगेट सेट हो चुका है। कहीं बुलडोजर गरज रहा है, कहीं घरों पर हथौड़ा चल रहा है। अवैध कब्जा और अतिक्रमण मिट्टी में मिलाया जा रहा है, क्योंकि योगी राज में कुछ भी अवैध बचने की गुंजाइश नहीं है। काशी की दाल मंडी में प्रशासन ने आज हथौड़ा चलाकर 11वें मकान को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं बाबा का बुलडोजर कुछ ही दूरी पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगले टारगेट को उसे ध्वस्त करना है। जबकि दाल मंडी की इस गली में जो मस्जिद है, उस पर ताला लटका है। काशी का बुलडोजर अपनी बारी के इंतजार में है, तो बरेली का बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। बरेली में जिस इमारत पर बुलडोजर चल रहा है, उसकी जमीन पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, मगर इस पर अवैध कब्जा कर दुकान और मकान बना दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो जमीन खाली करने का आदेश दिया गया। फिर क्या था, पीला पंजा उठा और अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। मगर बाबा के महाबली का काम यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बरेली में ही बुलडोजर को अगला मिशन मिल चुका है। बरेली के खलीलपुर में इलाके की सालों पुरानी बस्ती अब बुलडोजर के टारगेट पर आ गई है। इस बस्ती के 1, 2 या 10, 20 नहीं, बल्कि 200 मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है और अब कभी भी यहाँ बुलडोजर चल सकता है। आपको दिखाता हूँ, देखिए मकानों पे इस तरह के क्रॉस के निशान बनाए गए। इकलौता ऐसा मकान नहीं है, काफी तादाद में ऐसे मकान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ तौर पे, यहाँ पर जो है निगम की टीम आती है और यहाँ पर निशान लगा जाती है। स्थानीय लोगों से जी मीडिया ने बात करी तो उनका कहना है कि काफी लंबे समय से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हालांकि नगर निगम की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये बस्ती आजादी से पहले की है और यहाँ 70 से 80 साल से सैकड़ों परिवार रहते आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो रोड है ये बने। आपका मकान न तोड़ा जाए? हाँ बिल्कुल, मकान तोड़ने का मतलब इसका तो बहनावा वगैरह सभी के पास है। हमारा जो अगर अवैध कार्य है, बना बनाया मकान है, इसको तोड़ने का जब हमारे पास लीगल रसीदें हैं तो इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्या आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अब यही करते हैं भाई, हमारा जैसा है वैसे रहने दो। लेकिन इस बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चस्पा करने के पीछे नगर निगम का कहना है कि यहाँ 16 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। सड़क के दायरे में 200 मकान आ रहे हैं। वहीं यहाँ रहने वालों की अपनी ही दलील है। वो बता तो रहे 16 मीटर, बल्कि गांव में 16 मीटर का कोई मतलब नहीं होता। जो यहाँ के बैनामे है उसमें 12 से 16 फीट की रोड दी गई है। बरेली ही नहीं, बलरामपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। विकास खंड सदर इलाके में सरकारी तालाब की जमीन पर दबंगों ने सालों से कब्जा कर रखा था और यहाँ कई अवैध निर्माण भी कर रखे हैं, जिसकी लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। मगर अब हाईकोर्ट के आदेश ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए रास्ता खोल दिया है। जाहिर है जगह अलग है, वजह अलग है, मगर जो भी अवैध है उसका इलाज एक ही है, बुलडोजर, जो यूपी के शहर शहर में बिना थके बिना रुके कब्जा गैंग की कमर तोड़ रहा है। वाराणसी से जयपाल और बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ऑपरेशन चक्रव्यूह की पूरी संरचना दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए साल 2026 काल साबित होने वाला, और यह कहने के पीछे पुख्ता वजह है, क्योंकि पहले पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। अब ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू कर दिया गया, जिसके जरिए एक एक अपराधी को ढूंढा जा रहा है, उसकी हिस्ट्री शीट खंगाली जा रही है और पूरा हिसाब किया जा रहा है। यानी एक के बाद एक एनकाउंटर करके अपराधियों को लंगड़ा बनाया जा रहा है। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यमराज का टिकट मतलब यूपी से अपराधियों का अंत।
क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश के मिशन को पूरा करने के लिए योगी फोर्स ने ऑपरेशन लंगड़ा के बाद ऑपरेशन चक्रव्यूह लॉन्च किया है। योगी फोर्स के ऑपरेशन चक्रव्यूह में कौन कौन से अपराधी फंसे उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि योगी फोर्स के नए ऑपरेशन चक्रव्यूह का फंडा क्या है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पहले अपराधियों की खोज की जाती है, अपराधियों को रोकने के लिए नाकेबंदी की जाती है, फिर बदमाशों से अपराध से तौबा करने को कहा जाता है और फिर भी अगर बदमाश नहीं मानता तो वो लंगड़ा बना दिया जाता है। यानी खोजो, रोको, बोलो और फिर जो ना माने उसका बुलेट ट्रीटमेंट करो। वाराणसी से मथुरा और बागपत से सहारनपुर तक पिछले 24 घंटे में योगी फोर्स ने गौ तस्कर गुड्डू अंसारी, साइबर अपराधी मोहम्मद साद, गैंगस्टर इमरान, गैंगस्टर मुनव्वर, लुटेरे गौरव, रोहित, विमल को लंगड़ा बना दिया। योगी फोर्स के कंधों का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए इस गौ तस्कर का नाम है गुड्डू अंसारी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत योगी फोर्स को लंबे समय से इसकी तलाश थी, लेकिन बीती रात वाराणसी में जब पुलिस ने इसकी घेराबंदी की तो ये भागने लगा, पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाब में पुलिस ने इसे लंगड़ा बना दिया। गौ तस्कर गुड्डू अंसारी के पास से असलाह, कारतूस बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर में कई केस दर्ज है। कुछ दिन पहले रामनगर में गौवंश से लदी पिकअप पकड़ी गई थी, उसका मालिक गुड्डू अंसारी ही था। पिकअप जो बरामद हुआ था उसमें गौ तस्करी, उसमें बैल और गाय मिली थी, जो हमारा 11 तारीख की हम लोग बात कर रहे हैं। उधर बागपत में पुलिस के चक्रव्यूह में गैंगस्टर और 25,000 का इनामी इमरान फंसा। रात को चेकिंग के दौरान जब योगी फोर्स ने इमरान को रोकने की कोशिश की तो गोली चलाने लगा। इसके बाद पुलिस ने भी अपनी बंदूक की नोक इसकी तरफ घुमा दी और मुठभेड़ में इमरान घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं मथुरा में 25,000 के इनामी साइबर ठग मोहम्मद साद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मोहम्मद साद लंबे समय से पुलिस से भागता फिर रहा था, लेकिन कल पुलिस ने इसे घेर ही लिया। खुद को घिरा देखकर साद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे भी लंगड़ा बना दिया। मोहम्मद साद साइबर ठग गिरोह का मास्टरमाइंड था। ये गिरोह फर्जी सिम कार्ड के जरिए अलग अलग राज्यों में लोगों को कॉल करता था। कभी परिचित तो कभी फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनके पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। इस पर थाना गोवर्धन में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाश गौरव, रोहित और विमल घायल हो गए। तीनों के पैर में गोली लगी। इनके पास से लूट के मोबाइल फोन, नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सहारनपुर में भी गैंगस्टर मुनव्वर का योगी फोर्स से सामना हुआ। इस दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गोली से बच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात योगी की एक प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा सनातनी प्रतिज्ञा है, जिससे प्रयागराज माघ मेले में हर रोज एक नए रिकॉर्ड बन रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर 91 लाख श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। यह आंकड़ा रात तक 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। गोरखपुर टू प्रयागराज, मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति पर गोरखपुर से प्रयागराज तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। एक तरफ सीएम योगी और हजारों सनातनियों ने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाई, तो दूसरी तरफ प्रयागराज माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीएम योगी ने नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपरा को निभाया। आज योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं बल्कि साधक के रूप में नजर आए। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर खिचड़ी अर्पित की और सनातनियों को बधाई दी। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
उधर प्रयागराज के माघ मेला में मकर संक्रांति पर अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। चारों तरफ हर हर गंगे और हर हर महादेव का जय घोष गूंज रहा था। तो संगम तट पर हर सनातनी गर्व महसूस कर रहा था। एक तरफ साधु संतों का महास्नान तो दूसरी तरफ आम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर किन्नर अखाड़े के संतों ने भी आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानाथ गिरी के साथ सामूहिक स्नान किया। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर आस्था का जो जनसैलाब है वो संगम की रेती पर उमड़ा है। तस्वीर हम आपको संगमनोज की दिखा रहे हैं। देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। पूरा संगम का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना का जो तट है वो श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। आधी रात से ही गंगा और संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। शाम 4 बजे तक 91 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अनुमान है कि रात तक स्नान करने वालों की संख्या 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। माघ मेले में इस बार परंपरा, आधुनिकता और आध्यात्म के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं माघ मेले की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस, कमांडो, कैमरे और ड्रोन लगाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक खबर दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर से। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये गड़बड़ी हुई क्या। बुलंदशहर में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुसलमानों के घरों में वोटर लिस्ट में हिंदुओं के नाम जुड़े और ऐसा 1 या 2 नहीं हुआ है, बल्कि बुलंदशहर के मुस्लिम बहुल इलाके में नाम है पठान टोला। वहां दर्जनों मुस्लिम परिवार इस गड़बड़ झाले से परेशान। दिखाता हूं इस रिपोर्ट में आपको कि बुलंदशहर में गड़बड़ झाला हुआ तो हुआ क्या। 125 नंबर मकान है, सगीर खमीर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है और इन वोटों में ज्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया। बुलंदशहर में पठान टोला के मियाँ भाई टेंशन में हैं। 1-2 मुस्लिम परिवार नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला ही परेशान है और इनकी परेशानी की वजह है ये वोटर लिस्ट जो यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट के बाद तैयार की गई है, क्योंकि इस लिस्ट में मुस्लिम घरों के पते पर हिंदू वोटर्स के नाम लिखे हैं। 25 मकान नंबर मेरा यहाँ से चालू हुआ है। यहाँ से ये मेरी भाभी है चांदनी, ये इसमें एक अशोक कुमार का। और ऐसा 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के साथ हुआ है, जिनके घरों में 56 मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं। और इन वोटों में ज्यादातर हिंदू भाई जो वाल्मीकि समाज हैं उनकी वोटों को हमारे यहाँ इस गली में डाल दिया गया है। तब के पूरे मुस्लिम समाज की ही गली है और मोहल्ला ही पूरा मुस्लिम समाज का है। पठान टोला के रहने वाले मुसलमानों का आरोप है कि एसआईआर से पहले वोटर लिस्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन नई लिस्ट में दर्जनों वोट बढ़ गए। एक ही गली के 7-8 घरों में वोट बढ़े हैं, जिसकी शिकायत दर्ज कराकर जिला प्रशासन से जांच और सुधार की मांग की गई। 125 नंबर मकान है, सगीर खमीर नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है, फिर यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ आ गई है। ये मेरी भाभी की वोट है, ये हिंदू भाई की वोट आ गई है। ये मेरी मिसेस की वोट कहाँ कर डाल दी है। ये मकान नंबर आपका ही है? ये मेरे 125 मकान नंबर है, आधार कार्ड पे भी है और लिस्ट भी वो लगी है, बोर्ड भी लगी हुई है। वहीं प्रशासन ने इसे ड्राफ्ट में खामी बताया है और जल्द ही इसमें सुधार की बात कही है। जहां भी कोई भी कमियां हैं, किसी के कोई नाम में कोई त्रुटि हो, पहले से चली आ रही हो, उसके फॉर्मेट संशोधन की प्रक्रिया है। बाकी हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिनके नाम, जो नए वोटर्स हैं जिनके नाम बढ़ने चाहिए, जो पात्र मतदाता हैं, वो फॉर्म 6 भर के अपना नाम बढ़वा लें। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, इसलिए सभी को हम उसी हिसाब से जागरूक करें। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी में अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। विपक्ष का आरोप है कि सियासी फायदे के लिए वोटर लिस्ट से जानबूझकर मुसलमानों के नाम हटाए गए हैं।
3 लाख वोट कटे एक जिले में। अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? मगर बुलंदशहर के मुस्लिम परिवारों की मतदाता सूची में हिंदू नाम जुड़ने से एसआईआर पर नया ही सवाल खड़ा हो गया है। बुलंदशहर से मोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। दोनों तस्वीरें दिलचस्प हैं। दोनों में ही राजनेताओं की तस्वीरें। पहली है हरदोई के बीजेपी नेता जो पंचायत चुनाव प्रचार के लिए कार की बोनट पर बैठे स्टंटबाजी के मोड़ में दिखाई पड़े, जबकि दूसरी तस्वीर है मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलक की, जो ई रिक्शा चलाकर चुनाव के लिए वोटर्स के पास पहुंचे। हरियाणा के नूह का जो पत्थरबाजों का मानो अड्डा बन चुका है, क्योंकि नूह में मामूली बात हुई, इतने पत्थर चले कि दर्जनों लोग घायल हो गए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, और जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई वो इस वक्त पर मानो छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। किसी के सिर पे चोट लगी है, किसी का हाथ जख्मी हो गया है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। नूह जंग का मैदान बन चुका है। और ध्यान रहे कि संवेदनशील नूह में ये पथराव 2 संप्रदायों के बीच नहीं हो रहा, बल्कि भाईजान ही भाईजान से भिड़ गए हैं। मामूली सी बात से शुरू हुआ विवाद, बच्चों के बीच झगड़ा हुआ और धीरे धीरे मामले ने तूल पकड़ लिया। बच्चों के बीच का झगड़ा बड़ों के बीच जानलेवा हमले में तब्दील हो। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना नूह जिले के महू चोपड़ा गांव की है। मैदान में भारी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए, जो एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। लोग हमलों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। मैदान में हो रही पत्थरबाजी से भीड़ लग गई। कुछ अपनी छत पर खड़े होकर तमाशा देखते नजर आए, जबकि कई लोग मैदान के किनारे खड़े होकर पत्थरबाजी देखते रहे। काफी देर तक दोनों ओर से पत्थरबाजी होती रही। पुलिस के पहुंचने तक दोनों गुट एक दूसरे से उलझे रहे। 8 जनवरी को उसी गांव में दोनों पक्षों में पथराव हुआ था, लेकिन अभी तक गांव में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। और बुधवार को एक बार फिर हालात बिगड़ गए। घटना में कई लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर गांव में फोर्स तैनात किया। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। नूह में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है, लिहाजा पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही। हालांकि यहाँ विवाद भाईजान वर्सेस भाईजान ही है, फिर भी मामला बहुत संवेदनशील है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आखिरकार 4 सालों के इंतजार के बाद मुंबईकरों ने आज अपना नगर सेवक चुनने के लिए मतदान किया। लेकिन मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र की 29 नगर निगम में कुल 2869 सीटों के चुनाव हुए और इन नगर निगम चुनाव में कुल 3 करोड़ 48 लाख वोटर ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में सबसे अहम बीएमसी है, जहां 17 के बाद 227 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बहुमत का आंकड़ा 114। बीएमसी की 227 सीटों में 32 सीटों पर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन है। यूबीटी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला। हालांकि हर चुनाव की तरफ इस चुनाव में भी विपक्ष ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उद्धव ठाकरे का आरोप यह कि कई जगहों से मतदाताओं की उंगली से स्याही पूछने की शिकायत आई। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त पगार किस बात के ले रहे हैं, किसके पैसे खा रहे हैं। सुनिए जरा। ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है,
बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और बीएमसी के चुनाव में मुंबई की कई दिग्गज हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव में जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, अजित पवार पहुंचे, उनकी प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर है। तो ठाकरे ब्रदर्स की पार्टियों का गठबंधन बीएमसी की सत्ता में वापसी का रास्ता भी तलाश रहा है। संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। शिकायत तो करते हैं हर चीज की, यहाँ पानी नहीं है, ये सड़क ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये सरकार खराब है, ये एमएलए खराब है, ये कॉरपोरेटर खराब है, सब कुछ बात करेंगे लेकिन चुनाव में वोट डालने नहीं आएंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि यदि आप वोट डालने नहीं आते हो तो आपको शायद शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूं कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। मायानगरी में 4 साल बाद हुए बीएमसी इलेक्शन में फिल्मी सितारों की भी हिस्सेदारी दिखी, लोगों से ज्यादा वोटिंग की अपील भी की। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जरा कि जब फिल्मी सितारे आज वोटिंग करने के लिए पहुंचे तो किसने क्या कहा। और मुंबई की बात मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको सीधा बंगाल की, जहां दीदी और ईडी के बीच में मानो जंग छिड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों का वक्त दिया कि जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जांच एजेंसी के आरोप बेहद गंभीर हैं। कोलकाता में 8 जनवरी को हुई ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम और राज्य के अधिकारियों ने आईपैक के परिसर में जांच के दौरान जबरदस्ती दखल दिया और बाधा डाली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ ये आपको बताते हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली ने कहा कि ईडी वहां किस लिए गई थी और किस बात की जांच चल रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, सरकार कह रही है कि हम एसआईआर डेटा जब्त करने गए थे। एसआईआर डेटा पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है, कोई मूर्ख ही वह जब्त करने के लिए वहां जाएगा। ईडी अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली ने पूछा कि क्या इस कोयला घोटाले की जांच चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, जी हां, कोयले का भुगतान कैश में किया जाता था। समन का कोई जवाब नहीं मिला। एक हवाला चैनल की पहचान की गई है। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक को ट्रांसफर हुए, इसलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों में तलाशी ली गई। इस पर ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था। तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके पास पार्टी की कई जानकारियां हैं। ईडी को सब पता है चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या चुनाव आयोग। इस पर कपिल सिब्बल बोले, आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई डेटा वहां मौजूद होंगे।
इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें ईडी की क्या गलती है। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को है। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक सवाल के साथ, क्या हैदराबाद में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी गैंग एक्टिव हो चुका है? इस सवाल के उठने के पीछे की वजह है क्योंकि हैदराबाद में आधी रात को कट्टरपंथियों ने एक मंदिर पर हमला किया। कट्टरपंथियों ने आधी रात हैदराबाद में मंदिर को तोड़ दिया और जैसे ही घटना सामने आई, हिंदू वहां पहुंचे और हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। इलाके में तनाव फैल गया। कौन थे कट्टरपंथी जिन्होंने इस मंदिर पर हमला किया? इस मंदिर पर हमला क्यों किया गया और फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं? ओवैसी के शहर में हिंदू विरोधी गैंग। मंदिर में तोड़फोड़, सनातन द्रोही कौन? हंगामा, नारेबाजी और ये गुस्सा सनातन विरोधी गैंग के खिलाफ है, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ है जो हैदराबाद में हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी और असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में कट्टरपंथियों ने बीती रात मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिससे हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सनातनी रात को ही कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़क पर उतर आए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ छलादू तत्व ने, कुछ अन्य व्यक्तिगत लोगों ने आके मंदिर में कुछ बैनर फ्लैग दिए और तो मंदिर की मूर्तियां थे वो तोड़म फोड़ी करे। मुसलमान लोग रात में 11 बजे 12 बजे आके माता के मंदिर के फोटोज को, शिव भगवान के फोटो को ध्वंस कर दिया करते। मंदिर हैदराबाद के पूरनपुल दरवाजा इलाके में था। इसके साथ ही दरगाह भी है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ लोग जागर थे, उनसे बातचीत करके इमीडिएटली हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है और केस रजिस्टर करने के बाद कुछ क्लूज भी हम लोगों को मिले हैं। उस क्लूज पे हमारी पुलिस फोर्स अभी काम कर रही है। यहाँ पे पूरी सिचुएशन पीसफुल है और जो है पुलिस अलर्ट है। हैदराबाद में घटी इस घटना ने सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए चरमपंथी ताकतों को मनमानी करने की परमिशन दे रही है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सुबह मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति की अपील की। मगर सवाल ये है कि हैदराबाद में कट्टरपंथी गैंग किसके इशारे पर हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज इंडियन आर्मी डे। इस मौके पर जयपुर में हिंद की सेना के शौर्य पराक्रम का अद्भुत संगम दिखा। इस परेड में सेना ने स्पेशल ब्रिगेड से लेकर आधुनिक हथियारों तक को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। हिंदुस्तान की ताकत को देख करके दुश्मनों के हौसले कितने हद तक गिर जाएंगे, यह रिपोर्ट आपको दिखाएगी। जयपुर की सड़क पर इंडियन आर्मी का शौर्य। पाकिस्तान का काल, ब्रह्मोस और नागमसाई। जमीन से लेकर आकाश तय दुश्मन का सर्वनाश। गुरुवार सुबह पिंक सिटी जयपुर में इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। मौका भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस का था और इस खास मौके पर भारतीय सेना ने जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन को मिट्टी में मिला देने वाली ताकत का जो नमूना दिखाया, उसने पाकिस्तान और चीन दोनों की रूह कपा दी है। जयपुर आर्मी डे परेड में पूरी दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर टिकी थी, क्योंकि भैरव बटालियन को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन। यूं तो इंडियन आर्मी के पास कई सौ बटालियन है, लेकिन आधुनिक वॉरफेयर में माहिर भैरव बटालियन की टक्कर का कोई नहीं।
भारतीय सेना के इन माहिर कमांडोज के पास क्लोज कॉम्बैट के लिए AK-203 जैसे हथियार हैं, 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर्स हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन के बड़े हथियार को नष्ट करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। यानी भैरव के योद्धा हर तरह के हथियारों से लैस होकर हर तरह के युद्ध में दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाने की ताकत के साथ तैयार किए गए हैं। आर्मी डे परेड के खास मौके पर जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम भारतीय सेना के रॉकेट सिस्टम और मिसाइल्स को भी दुनिया ने देखा। भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले ब्रह्मोस को देखकर लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत का स्वाद पाकिस्तान पहले ही चख चुका है और 800 किलोमीटर की रेंज वाले इस ब्रह्मास्त्र को दुनिया में किसी पहचान की जरूरत नहीं। जयपुर में जमीन के साथ साथ आसमान में भी हिंदुस्तान की ताकत की गारंटी माने जाने वाले बाहुबलियों के प्रदर्शन ने सबको हैरान किया है। जमीन पर जहां भीष्म और अर्जुन जैसे घातक आधुनिक टैंक्स की झलक दिखी, वहीं सेना के बेड़े में हाल ही में शामिल हुए अपाचे AH-64E और स्वदेशी प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर ने आसमान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये ड्रोन वॉरियर्स वही हैं जिन्होंने भारत को ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा दिखाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने पे ला खड़ा किया। ये वही ड्रोन्स हैं जिन्होंने नया वॉरफेयर का एक ट्रेंड साबित किया। ये वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने भारत को विजय बनाया। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जयपुर में सेना ने मॉडर्न वॉरफेयर से जुड़े अपने अत्याधुनिक रोबोटिक डॉग्स को परेड का हिस्सा बनाया। रोबोटिक म्यूल्स नाम के ये मशीनी चौपाए जो पहाड़ जंगल नदियों में सैनिकों की मदद के लिए बनाए गए हैं। ये रोबोटिक डॉग्स निगरानी, सामान ढोने, विस्फोटक ढूंढने और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे काम कर सकते हैं, जिससे सैनिकों की जान का जोखिम कम होता है और परिचालन क्षमता बढ़ती है। इनमें कैमरा और सेंसर लगे होते हैं और ये दिन रात काम कर सकते हैं। उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले जयपुर में सेना की ताकत का ये छोटा सा टीजर पड़ोसी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि अभी भी नहीं सुधरे तो हिंदुस्तान की ताकत इस आतंकी मुल्क को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए देश के सबसे जाबाज योद्धाओं को उतारा गया। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ और ड्रोन वाली साजिशों को अंजाम देने की फिराक में और इन्हीं साजिशों के खात्मे के लिए अब वहां NSG कमांडोज मोर्चा संभाल चुके। बॉर्डर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कमांडो स्ट्राइक। मुनीर के गुर्गे की गीदड़ भक्त, NSG दस्ते की मुस्तैदी। जम्मू पर आतंकियों की नजर, काल कमांडो लेंगे खबर। ठंड के मौसम और 26 जनवरी की तारीख को देखते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है तो दूसरी तरफ पिछले 15 दिनों में ड्रोन वाली साजिश भी तेज हुई है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों की इन्हीं साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG को जम्मू बॉर्डर रीजन पर एक्टिव करने की तैयारी शुरू कर दी गई। जम्मू के कठुआ, उधमपुर, डोडा में कई पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी बेहद चौकस है, लिहाजा आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। कड़ाके की ठंड में NSG कमांडो SOG जवानों के साथ मिलकर आतंक विरोधी अभियान चला रहे हैं। 2026 में आतंकवादियों से लड़ाई लड़ने के लिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए ब्लैक कैट कमांडो जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जो अब इन जवानों को ट्रेनिंग देंगे। यही वो ब्लैक कैट कमांडो हैं जो इन जवानों को जो है वो अब ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि लगभग 70 से 80 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस NSG कमांडो अब SOG के जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिससे SOG के जवान भी नई तकनीक और ट्रेनिंग के साथ मुनीर के आतंकियों को देखते ही जहन्नुम पहुंचा सकें। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2 दिन पहले ही सरहद पार से आतंकी साजिश का जिक्र किया। सेना प्रमुख के मुताबिक पाकिस्तान में समय कुल 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, 6 आतंकी कैंप नियंत्रण रेखा पर हैं, वहीं 2 आतंकी कैंप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं। आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। मगर हमारे पास है तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं
जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन IB के अपोजिट हैं और 6 LC के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर। और इन्हीं ट्रेनिंग कैंपों से घुसपैठियों और उनके मददगारों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार ड्रोन वाली साजिश को भी अंजाम दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 को पुंछ जिले में LOC के पास पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया गया करीब 2 किलो वजन का IED गोला बारूद और नशीला पदार्थ बरामद किया गया। 9 जनवरी 2026 को जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में संदिग्ध नैनो ड्रोन बरामद हुआ। 10 जनवरी 2026 को सांबा जिले में ड्रोन के जरिए हथियारों का एक जखीरा गिराए जाने की सूचना मिली और 13 जनवरी 2026 को राजौरी जिले के चिंगोज, धरीधरा और अन्य इलाकों में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर से आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश कर रही है, लिहाजा सेना और सुरक्षा बल के जवान सीमा पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर अलर्ट है और अब NSG की तैनाती ने दहशतगर्दों की मौत का टिकट कंफर्म कर दिया है। जम्मू से रवि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में छिपे आतंकियों और पाकिस्तान के आतंकियों की आकाओं का हिस्ट्री क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया के सामने भारत ने एकदम खोल कर रखा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज की तारीख में मुनीर राज में आतंक के सपोले कैसे फिर उठ खड़े होने की कोशिश में, कैसे उनको पीछे से एड दी जा रही है, इसका नया सबूत सामने आया। और सबूत आया उसी साइट से जिसको ऑपरेशन सिंदूर में खत्म किया गया था, मुरीद के जहां लश्कर तैयबा अपना तबाह हेडक्वार्टर को एक बार फिर कोशिश में है किसी तरीके से मरम्मत करके तैयार कर ले। ये अंजाम क्या होना है अंदाजा नहीं है। तारीख थी 6 मई 2025, जब ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के बारूद ने जैश आतंकी मसूद अजहर के पूरे कुनबे का सफाया कर दिया, आतंक के अड्डे को जमींदोज कर दिया। और अब करीब 8 महीने बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने बता दिया है कि मुनीर राज में आतंकियों ने एक बार फिर सर उठा लिया है और अपने टूटे ठिकानों को तैयार कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक हाफिज सईद पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के मुख्यालय मरकज तैयबा का पुनर्निर्माण कर रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आतंक के मरकज को रंगा जा रहा है और आतंकियों की फौज बेखौफ होकर वीडियो भी बनवा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मुल्क के पास खाने को नहीं है, जो आतंकी संगठन भारत के मिसाइलों से अपना सब कुछ गंवा चुका था, उससे अपना अड्डा बनाने की फंडिंग कैसे और कहां से मिली? दरअसल मरकज तैयबा को दोबारा खड़ा करने के लिए ISI फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी और स्टेट स्पॉन्सर्ड NGO पैसा जुटा रहे हैं और खुद मसूद अजहर ने भीख का कटोरा उठाकर दुनिया के मुसलमानों से पैसा इकट्ठा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में अपना सब कुछ गंवा चुके मसूद अजहर के आतंकी गुट जैश-ए मोहम्मद को फिर से एक्टिव करने के लिए मुनीर ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही का स्वाद चखने के बाद मसूद अजहर ने ऑनलाइन चंदा मांगना शुरू किया था और उसके बाद मुनीर की तरफ से जैश को करोड़ों की फंडिंग देने की भी खबर आई। मदद के नाम पर मुनीर ने आतंकियों की मौत के बदले मुआवजे का ऐलान किया था। भारत ने मसूद के परिवार से जुड़े 14 आतंकियों को ढेर किया था, लिहाजा मुनीर ने मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए दिए। आसिम मुनीर ने इस योजना को शुहादा पैकेज नाम दिया था। पाकिस्तान बार बार कहता है कि उसका आतंक और आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मरकज की ताजा तस्वीरें मुनीर और उसकी आतंकी ब्रिगेड की पोल खोल रही हैं और आतंकी हाफिज सईद चाहे अपना मरकज कितना भी मजबूत कर ले, हिंदुस्तान के क्रोध से वो अपने किसी लाडले को बचा नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात ईरान की, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की साजिशों का असर कि हजारों लोग ईरान में मारे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में जो इसके सुराग मिले उनसे पता चलता है कि मुनीर ने अपने आका ट्रंप को खुश करने के लिए वो काम किया जिसका अंजाम पाकिस्तान के लिए बेहद बुरा हो सकता है। विरोध प्रदर्शनों में पूरा ईरान जल रहा है और इधर पाकिस्तान में बैठा मुल्ला मुनीर मुस्कुरा रहा है। ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे कि आखिर एक मुस्लिम देश के संकट से पाकिस्तान का इस्लामिक कट्टरपंथी जनरल मुनीर क्यों खुश होगा? तो आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको बताएंगे ईरान से कैसा बदला ले रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, और इससे भी बड़ी बात किसकी शह पर। पहले इन 3 चेहरों का आपसी समीकरण समझिए। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई फूटी आंखों नहीं सुहाते, तो खामनेई की नजर में जनरल आसिम मुनीर की औकात फूटी कौड़ी की भी नहीं।
तो क्या मुनीर ईरान में हिंसा बढ़ाकर खामनेई को उनकी औकात दिखाना चाहता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान 19 दिनों से जारी प्रदर्शन के हिंसक दौर में कुछ सुराग ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग और ब्लाइंड सपोर्ट मिला है। ईरान में हिंसा के पीछे मुनीर का स्लीपर सेल। प्रोटेस्टर्स के पास कहां से आए ग्रेनेड, उठा सवाल। ईरानी अधिकारी प्रदर्शन की शुरुआत से ही ये कहते आ रहे हैं कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, इसमें अमेरिका और इजराइल की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब सामने आ रहा है मुनीर की गुप्त सेना का हाथ। इसके पीछे जो आधार है उसे समझिए। सुराग नंबर 1, गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के पास ये सैन्य हैंड ग्रेनेड मिले हैं। सुराग नंबर 2, हिंसा का पैटर्न बांग्लादेश की तरह है जिसमें ISI का हाथ। सुराग नंबर 3, ईरानी मीडिया में प्रदर्शनकारियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने की बात आई है। सुराग नंबर 4, ईरान में इंटरनेट बंद है फिर भी प्रदर्शनकारियों के बीच मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। सुराग नंबर 5, अस्पतालों में आग, नर्सों डॉक्टरों पर अटैक, बैंकों पर हमले, हिंसा भड़काने की साजिश। ईरान में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि मुनीर ने बेहद गुप्त तरीके से पाकिस्तान में ट्रेंड कुछ लोगों को ईरान में भेजा और आम लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच घुसकर हिंसा भड़काने की साजिश